Friends, in the last lesson we discussed about the Victorian poets Tennyson, Browning and Matthew Arnold. In this lesson we are going to discuss about the pre-Raphaelite Brotherhood and the later Victorians and the Symbolist movement also. Pre-Raphaelite Brotherhood founded in 1848. It's a painters movement. There were 3 founding members and then they were joined by 4 another members. The total 7 you can say poets were there. Number 1, Dante Gabriel Rossetti. Milias Rossetti, Dante Gabriel Rossetti, Milias, William Morris, Cristina Rossetti और इसके अलावा भी जो मेंबर हैं इसके तो they were the members of pre-Raphaelite Brotherhood. थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं. The major poets Tennyson and Arnold, especially Browning is also totally separate from them, different from them, or this strain of poetry totally different from rest of the poets. There is a fine blend between realism and idealism. Medievalism is also found over there. They use certain symbols like star, lilies, rose, और जैसा कि हम डीजी रुश्ती में मिलते हैं 7 stars in her hair and 3 lilies in her hand. इस तरीके का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है. तो ये जो लोग हैं, जो विक्टोरियन जो हाय तौबा थी उससे टोटली अलग अपना पोइट्री लिख रहे हैं और उसी टाइम का यानी कि जो प्रेजेंट जो स्टेट है उस टाइम का एटमॉस्फेयर ये अपनी पोइट्री में नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसा कि जॉन रस्किन ने बोला था अगलीनेस, उसको जॉन रस्किन called that atmosphere as ugly. तो इन दिस वे दे इग्नोर्ड दैट एटमॉस्फेयर. इनका जो एक बहुत ही फेमस जर्नल है दैट इज द जाम, ये 1850 ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है लेकिन ये यहाँ पर रहता है. अब इसमें जो है क्या करना हमें, एक तो आपका द जर्म इम्पोर्टेंट यहाँ पर है और एक पीरियोडिकल और है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज मैगजीन्स. कैम्ब्रिज मैगजीन्स, ये दोनों ही पीरियोडिकल्स में डीजी रुश्ती की पोएम्स छपती हैं, विलियम मॉरिस की पोएम्स छपती हैं, बाकी लोगों की पोएम्स छपती हैं. ठीक है ना. अब शुरू में हम डीजी रुश्ती को ही ले लेते हैं. दांते गैब्रियल रुश्ती, पूरा इनका जो नाम है दांते गैब्रियल रुश्ती. अब जो दांते गैब्रियल रुश्ती है इनकी बात करें तो
इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया, पोइट्री भी लिखा, पेंटर तो थे ही खैर। अब इनका जो वर्क आता है दैट इज द इटालियन पोइट्स। It's a translation because Rushdie was very much influenced and inspired by Dante, the Italian poet, and other you can say Italian poets along with Dante. So he translated the work that is the Italian poets, that's very important. और उसके बाद है Dante and his circle. Dante and his circle. This work is also by D.G. Rushdie, ये भी काफ़ी important है, and it came into in 1874. तो ये भी वर्क जो उनका है। और उसके बाद कुछ बैलेड और सोनेट्स उनकी आई। बैलेड्स एंड सोनेट्स 1881 में ये पब्लिश होते हैं इनकी वर्क जो है बैलेड्स एंड सोनेट्स। लेकिन इनका जो मास्टरपीस है जिसकी बात होती है दैट इज यही पेपर में आता है, डेमोजेल। एक तो दाजम 1850 में जो पीरियोडिकल आता है ये पेपर में पूछा जाता है, एंड सेकंड वन इज द ब्लेस्ड डेमोजेल, इट्स अ पोएम बाय D.G. रुश्डी। ये क्या है? एक पोएम है D.G. रुश्डी का, तो ये हमने ध्यान रखना है। कुछ और इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स है। Love's Nocturne, that's also a poem by D.G. Rushdie. The House of Life, it's a sonnet. इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इनके वाक़ है, टोरी टाउन, किंग्स ट्रेजेडी, जिसमें ग्रीक फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी को ये ऑप्ट करते हैं, किंग्स ट्रेजेडी, ये सारे के सारे जो है। और एक है अ लास्ट कन्फेशन, द लास्ट वन इज द लास्ट कन्फेशन। द लास्ट कन्फेशन इट इज रिटन इज ब्राउनिंग स्टाइल। अब इसमें क्या है, इटालियन एक पैट्रियट है, वो क्या कन्फेस करता है, ही कन्फेस्ड बिफोर अ प्रीस्ट हाउ ही किल्ड द गर्ल ही लव्ड, द गर्ल ही लव्ड। दैट इज द थीम ऑफ दिस पोएम द लास्ट कन्फेशन। ब्राउनिंग का जो है स्टाइल में है। और उनके कुछ और, जेनी, लिटिल ब्रदर, हेलन सिस्टर। हेलन सिस्टर में जो हेलन का जो मिथिकल जो हम उनका कैरेक्टर मिलता है उससे चेंज्ड कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो दीज पोएम्स आर ऑल्सो रिटन बाई D.G. रुश्डी। ये सबसे बड़े मेंबर, वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, जो कि एक पेंटर्स का मूवमेंट है 1848 में जो ये शुरू होता है। उसके बाद है क्रिश्चियना रुश्डी जो इनकी सिस्टर है। ये क्या है, सिस्टर टू D.G. रुश्डी। इससे पहले हमने जो चार्ल्स लैम और मैरी लैम ब्रदर सिस्टर को पढ़ा था, तो यहाँ पर है क्रिश्चियना और दांते गैब्रियल रुश्डी। अब देखिए, अब इनका क्या खास बात है जो क्रिश्चियना रुश्डी है। वी फाइंड द रिलीजियस
tone in her poetry और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसने क्या किया, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन सी you can say did not two offers of marriage, रिजेक्ट हम लिख सकते हैं, रिजेक्टेड कह सकते हैं, इसको बात बराबर ही है, ऑफर ऑफ मैरिज, द लास्ट वन मीन्स सेकंड वन जो इन्होंने रिजेक्ट किया मैरिज प्रपोजल, वो इसको जो है सदा के लिए एक जो है फीलिंग ऑफ लॉस, ये वाला जो है छोड़ के चला गया, पेन एंड लॉस, और उससे वो उबर नहीं पाई दोबारा। तो ये वाला इनका रिलीजियस जो है थीम इनकी पोइट्री में है, और उस रिलीजन के चलते ही 2 मैरिज प्रपोजल ठुकरा देती हैं, और जो सेकंड वाला है वो सदा सदा के लिए वो अपना असर फील ऑफ लॉस एंड पेन वो छोड़ के चला जाता है। तो हम जो है, और साथ में जब इनको पढ़ते हैं तो हम जो मेटाफिजिकल पोइट थे उनकी याद ताज़ा होती है, चाहे उसमें वॉन हो, चाहे उसमें रॉबर्ट हो, चाहे वो डन हो, वो सारे के सारे। कुछ इन्होंने एक पोएम लिखी जो इनका इम्पोर्टेंट है और ये नेट में एक बार पूछी भी गई थी, गोबलिन मार्केट। इट्स अ पोएम बाय क्रिश्चियन अरुस्टी एंड इट्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पोएम यू कैन कॉल इट, चिल्ड्रन पोएम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका है। और एक है इनका द प्रिंसेस प्रोग्रेस, प्रिंसेस प्रोग्रेस, दैट इज ऑल्सो अ चिल्ड्रन पोएम बाय क्या नाम है इनका, विलियम, जो रूसेटी सिस्टर है, अ बर्थडे, द बर्थडे, दैट्स अ पोएम रिटन बाय रूस्टी। उसके बाद व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट, व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट, ये सारी की सारी पोएम जो है ये जो डीजी रूस्टी की सिस्टर है उनकी हैं। और वेरी इन वेल डूइंग, और एक और पोएम इनकी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डायर्ज। तो ये कुछ पोएम्स हैं रूस्टी की, इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, जिसमें गोबलिन मार्केट जो सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके अलावा सोनेट्स इन्होंने लिखी, और जो सोनेट्स हैं उसमें उनकी बायोग्राफी, जिसकी हमने बात की, हाउ शी रिजेक्टेड 2 ऑफर्स ऑफ मैरिज प्रपोजल, तो वी केम टू नो अबाउट दैट बायोग्राफिकल फैक्ट्स थ्रू दैट वर्क, दैट इज मोना इनोमिंटा, मोना इनोमिंटा। ये क्या है, सोनेट, सोनेट्स, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स, एंड वी फाउंड अ बायोग्राफिकल स्ट्रेन इन दीज सोनेट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे। मोना इनोमिंटा ये क्या है, सोनेट्स हैं, और इसमें बायोग्राफिकल डिटेल कुछ मिलती है। उसके बाद हम बात करें विलियम मॉरिस की। विलियम मॉरिस ये जो है लिटरेचर में पोइट्री से आने से पहले जो है पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर, इसमें इनका इंटरेस्ट होता है विलियम मॉरिस का, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। और इनका एक वर्क है जो है दैट इज डिफेंस ऑफ गुनिवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका वर्क, बस यही मान के चलिए इंपॉर्टेंट है, और जो 1858 में पब्लिश होता है, विलियम मॉरिस डिफेंस ऑफ गुनिवर, दैट्स इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज हेस्टैक
के हैशटैग इन द फ्लड, दैट इज ऑल्सो अ वर्क बाय विलियम मॉरिस। ये भी वर्क इसका विलियम मॉरिस का है। और कुछ और इनकी पोएम्स हैं। जो लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी विलियम मॉरिस ने, उसके लिए अपने आप को जो है जोफ्री चौसर की तरफ मानते हैं कि माय मास्टर इज जोफ्री चौसर फॉर माय लॉन्ग नरेटिव। वो जो उसमें क्या है, लाइफ एंड डेथ ऑफ जैसन, डेथ ऑफ जैसन, ये जो है इनका एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। उसके बाद है द अर्थली पैराडाइज, द अर्थली पैराडाइज। और उसके बाद हम बात करते हैं सिगर्ड द वोल्सन। ये जो है 1876, 1870 और फर्स्ट वन जो है 1867। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट इनके जो लॉन्ग नरेटिव पोएम जिसके लिए हमने बात की कि जो चौसर है, चौसर, ठीक है ना, तो चौसर को जो है अपना मास्टर मानते हैं लॉन्ग नरेटिव पोएम्स के लिए। इसके अलावा कुछ जो है शॉर्ट पोएम्स हैं जिनके बारे बात की जा सकती है, जिसमें द वॉन्डरर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है द पिलग्रिम्स होप, द पिलग्रिम्स होप, दैट्स इम्पोर्टेंट। चेंज ऑफ सोशलिस्ट्स, ये 1885 में इनका वाक आता है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए, और पोएम्स बाय द वे 1891 में आता है। ये सारे के सारे जो वर्क्स हैं लिख ही देता हूँ मैं। पोएम्स बाय द वे, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक तो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड 1848, द जम 1850, ब्लेस्ड डेमोजल, इसके मेंबर पूछ लेता है। ये यहाँ तक क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा जो है मेजर वर्क नहीं, मेजर जो है पोर्शन नहीं है, माइनर पोर्शन इसको बोल सकते हैं। उसके बावजूद भी एक बार देख लेना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हम इन वर्क्स की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम जो है जब विक्टोरियन नॉवेल्स को पढ़ेंगे तो उनकी काफ़ी डिटेल में जाएंगे। वहाँ से जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनकी समरी भी साथ में डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो है कवेंट्री पैटमोर जो है, ही ऑल्सो स्टार्टेड एज अ प्री रैफेलाइट, contributed द जाम में इनकी पोएम्स छपती हैं, कंट्रीब्यूशन वहाँ पर करते हैं। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट इनके लिए हैं। इनका एक वाक है द एंजल इन द हाउस, यही एक वाक इनका इम्पोर्टेंट है, द एंजल इन द हाउस। और इसका थीम है मैरिज एंड कार्डशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप को बताया गया है इसमें, द एंजल इन द हाउस, एंड इट पब्लिश्ड इन 1856। तो बस एक ही वाक है पैटमोर का जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। उसके बाद है जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन की बात करें तो जेम्स थॉमसन सारे के सारे वो हैं जो शुरू में प्री रैफेलाइट से इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ इनमें से बाद में शिफ्ट भी कर जाते हैं, कुछ इसी तरीके से। तो इनका जो है लाइफ स्पैन जो रहा वो 1834 टू 82, और इन्होंने हैम्पस्टेड संडे, एक तो ये इनका वाक है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे कर लीजिए, संडे एट हैम्पस्टेड,
Hampstead. The second one is a river at Hampstead. दोनों ही वाक जो है वो किसके हैं? जेम्स टॉमसन के हैं। और एक इनका वाक है दैट इज जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में बात की जा सकती है, वो है द सिटी ऑफ द ड्रेडफुल नाइट। द सिटी ऑफ द ड्रेडफुल नाइट। City of the Dreadful Night. That's also important work. It published in 1874. ये किसका वाक है? ये भी टॉमसन का वाक है। इसके बाद यदि हम टॉमसन से आगे चलें तो एक क्वेश्चन जो बहुत बार आया है वो आया है एडवर्ड फिजल्ड जो है फिजल्ड, इन्होंने ट्रांसलेट किया रुबायत ऑफ ओमर खय्यम। ओमर खय्यम अ पर्शियन पोएट, जो रुबायत है इनकी, जो वर्स हैं, ट्रांसलेटेड बाय एडवर्ड फिजल्ड, पब्लिश्ड इन 1859। ये वही ईयर है जिसमें डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी पब्लिश होता है। तो रुबायत ऑफ ओमर खय्यम अ पर्शियन पोइट ओमर, और उनको जो है ट्रांसलेट किया है एडवर्ड फिजल्ड ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बस यही इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है ओमर खय्यम से। ओमर खय्यम वॉज अ पोइट, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट हिंदी पोइट्री, हरिवंश राय बच्चन द हालावादी पोइट, ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड जो है ओमर खय्यम में मिलता है। हालावादी हिंदी वाले जो हरिवंश राय बच्चन जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं उनको बोला जाता है। ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड वी फाउंड इन ओमर खय्यम से रुबायत दैट ट्रांसलेटेड बाय एडवर्ड फिजल्ड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो पोइट है दैट इज जॉर्ज मर्डिथ। जॉर्ज मर्डिथ द पोइट एज वेल एज द नॉवलिस्ट, ही रोट सो मैनी नॉवेल्स ऑल्सो। लेकिन बड़ा नाम जो है विक्टोरियन एज में जॉर्ज मर्डिथ का नहीं है। इनके जो नॉवेल्स हैं वो उनकी साइकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। अब जॉर्ज मर्डिथ की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, देखिए, एक तो ही एक्सप्लेन्ड और ही डिस्क्राइब्ड इन हिज पोइट्री द मॉडर्न इंटेलिजेंस, theory of Darwin, evolution theory that we found in his poetry, and basically he wrote about human relationship, psychological curiosity in human relationship, modern intelligence, and we found the influence of Darwin in his poetry. तो जो modernity है वो concept जो है हम जॉर्ज मर्डिथ में देख सकते हैं, that's the point। और इनका वाक है मॉडर्न लव। मॉडर्न लव 1850 में पब्लिश होता है। टोटल जो है 60 सोनेट्स इसमें हैं और 16 लाइन है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, 16 लाइन्स। टोटल कितनी सोनेट्स हैं? 50 सोनेट, सॉरी 50 सोनेट और 16 लाइन्स। तो ये वर्क जो है मॉडर्न लव, इट इज़ बाय जॉर्ज मर्डिथ। एंड द नेक्स्ट वन इज बाय जॉर्ज मर्डिथ, The poems and lyrics of Joy Earth. The poems and lyrics lyrics 1880 of Joy Earth, published in 1883. That's also a work by Mardith. और उसके बाद है द वुड्स ऑफ वेस्टरमैन। द वुड्स वेस्टरमैन, ये भी वाक किसका है? ये भी वाक जो है जॉर्ज मर्डिथ का है। अब इसके बाद हम बात करें, एक वाक इनका है जिसका नाम लिया जा सकता है, दैट इज ल्यूसीफर इन सनलाइट। दैट्स ऑल्सो वर्क बाय जॉर्ज मर्डिथ, ये इंपॉर्टेंट है।
जिस टाइम पे प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की बात हो रही है तो दूसरी तरफ एक और एसी स्विनबर्न जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड से ही इंस्पायर रहते हैं, बट लेटर वी फाउंड अ मूवमेंट दैट इज सिम्बोलिस्ट मूवमेंट। Symbolist movement. That movement originated in France, जिसमें मलामी और वर्लिन, these two French poets। और यदि इंग्लिश की बात करें तो उसमें बड़ा नाम जो है एसी स्विनबर्न। और आर्ट फॉर आर्ट सेक, art sake, that was the concept। they used the major symbols, ठीक है ना, in their poetry। तो इसलिए इसको सिम्बोलिस्ट मूवमेंट। और जो ये मूवमेंट है, सिम्बोलिज्म है, ये जो कहाँ से, फ्रांस से, मलारमे और वर्लिन, बड़े पोइट। अब स्विनबर्न की हमने बात की, तो स्विनबर्न का एक इंपॉर्टेंट वर्क जो पेपर में कई बार पूछा गया, दैट इज अटलांटा एंड कैलिडन। अटलांटा एंड कैलिडन, कैलिडन, इट्स अ वर्क बाय एसी स्विनबर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थीम है इसका वो क्या है, ग्रीक ट्रेजेडी है, ग्रीक थीम है। पेपर में ये कई बार पूछा गया, हुज वर्क अटलांटा एंड कैलिडन इज, तो हमारा आंसर रहेगा एसी स्विनबर्न। एक और वर्क इनका पब्लिश होता है, पोएम्स एंड बैलेड्स। ये 1866 में पब्लिश होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। और इट्स अ पोएम डोलरस और द गार्डन ऑफ प्रोस्पराइन। ये जो वर्क्स किसके हैं, सारे के सारे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसी स्विनबर्न की, तो वेरी इंपॉर्टेंट एसी स्विनबर्न। और एक और इनका वर्क है ट्रायम्फ एंड लाइफ, ट्रायम्फ एंड लाइफ, दैट इज ऑल्सो अ वर्क बाय एसी स्विनबर्न। अब इसके बाद क्या है कि इनका एक वर्क आता है सॉन्ग्स बिफोर सनराइज, पब्लिश्ड इन 1871, वेयर ही टॉक्स अबाउट लिबर्टी एंड स्पेशली हियर ही मेंशन द कंट्री दैट इज इटली। जो लिबर्टी की बात हो रही है, लिबरलिज्म की बात हो रही है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। और एक पोएम इनकी हर्था, हर्था, तो ये भी स्विनबर्न का था। अब हम बात कर रहे हैं एक पोएट की, दैट इज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑल्सो, टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी हु रोट सम इम्पोर्टेंट नॉवेल्स ऑल्सो। और हम बात करें तो जिसमें टेस, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये इम्पोर्टेंट नॉवेल्स उनके हैं। एंड द सेम स्ट्रेन वी फाइंड इन पोइट्री, और वहाँ पर क्या है, कोइंसिडेंस, पेन ऑफ लॉस, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पोइट्री में भी मिलती हैं टॉमस हार्डी की, जो नोवेल में भी सेम मिलती हैं। और इनका जो एक फिक्शनल जो रहता है दैट इज वेसेक्स, वो हमें नोवेल में भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा वेसेक्स। अब टॉमस हार्डी की बात करें तो इसमें एक तो जो है द कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेन, एक इंपॉर्टेंट पोएम इनका है द कन्वर्जेंस ट्वेन। ये बेस्ड है लॉस ऑफ टाइटन, टाइटैनिक। टाइटैनिक जो शिप होता है उसकी तो आपने कहानी सुनी होगी, जो अपनी पहली ही जर्नी में ड्राउन, डूब जाता है, सिंक, सो मैनी पीपल डाइड ओवर देयर।
और उसके ऊपर मूवी भी बनी है अब तक जिसने सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीते हैं। तो उस टाइटैनिक शिप के लॉस के ऊपर ये पोएम है, द कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेन बाय टॉमस हार्डी। इसके अलावा इनका द वॉक बॉक्स, दैट्स ऑल्सो अ पोएम बाय टॉमस हार्डी, वॉक बॉक्स, और द वॉक, पेरिंकोल्स, और एक और हम नाम लिख सकते हैं, सी हियर्स द स्टॉर्म, सी हियर्स द स्टॉर्म। और ये तीनों की तीनों क्या हैं, बैलेड्स, बैलेड्स। उसके बाद न्यूट्रल टोन्स, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दीज आर द पोएम बाय हार्डी। ये पोएम्स हैं, ये भी जो है किसका वाक है, ये भी हार्डी का है। नेपोलियनिक वॉर्स, और इसके बाद दूसरा जो है द डायनेस्ट्स। इसमें 130 सीन्स हैं, एपिक ड्रामा दे आर, ड्रामेटिक पोएम है। नेपोलियनिक वॉर्स एंड डायनास्ट्स में क्या है, टोटल 130 सीन्स हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। इस तरीके के ही क्वेश्चन आजकल नेट में पूछे जा रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद जो है एक नाम, सिर्फ एक ही वाक उनका, ए हाउसमैन की यदि बात करें तो एक ही वाक है इंपॉर्टेंट जिसकी बात करेंगे, ए हाउसमैन। ए हाउसमैन, और उनका वाक है द श्रोपशायर लैड, द श्रोपशायर लैड। लैड, द ओनली वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क बाय, क्या बोलते हैं इनको, हाउसमैन। सिंबोलिज्म की हमने बात की थी जिसमें मलामी और उसका है। अब हम एक पोइट जहां से एक क्वेश्चन लगभग हर बार आता है, वो है गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। अब हॉपकिंस से क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके से आता है, देखिए इनका लाइफ जो रहता है 1844 टू 1889, और जो इनकी पोएम्स पब्लिश होती हैं वो पब्लिश होती हैं 1918 में, मतलब डेथ के भी काफ़ी सालों के बाद इनकी पोएम्स पब्लिश होती है। इनकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल पोइट। प्रोफेशनल पोइट नहीं थे, एक प्रीस्ट थे बेसिकली, या कहते एक प्रीस्ट थे और एक टीचर थे। पोइट्री लिखते थे बट प्रोफेशनल पोइट नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट। और रोमन कैथोलिक ये थे, जेस्ट प्रीस्ट थे, टीचर थे। और दूसरा इनका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ही रोट सो मेनी लेटर्स टू रॉबर्ट ब्रिजेस, लेटर्स टू रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट ब्रिजेस। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। और इनसे एक दो तीन चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है, कुछ टर्म्स वो बात करेंगे हम। एक तो ब्रेवरा, ब्रेवरा जो ब्राउनिंग में भी मिलता है। ब्रेवरा का मतलब है स्किल एंड ब्रिलियंस in the performance of any activity। अब जो हॉपकिंस है वो बेसिकली ही इज नोन फॉर हिज न्यू स्टाइल। जो पोइट्री लिखने का जो तरीका है उसमें टोटली ये यूनिक है, उनसे पहले और उनके बाद इस तरीके का काम नहीं हुआ है।
तो बेसिकली ही इज नोन फॉर हिज मीट्रिकल स्टाइल। तो एक तो ब्रेवियरा कॉन्सेप्ट आपने याद करना है, दूसरा जो सेकंड वन इज दैट इज कैनिंग, जो इनकी पोएम्स में खूब मिलेगा। कैनिंग क्या है? कैनिंग दैट वाज यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश एंड नॉर्स पोइट्री। नॉर्स पोइट्री। अब इसमें क्या है, कंपाउंड वर्ड होता है एक, कंपाउंड वर्ड होता है, ठीक है ना। और कैनिंग की यदि आप बात करोगे तो जैसे इसमें एक एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो लाइक ओवर स्पीड। ओवर स्पीड ये शिप के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? शिप के लिए। अब देखो हेलो जो एक वर्ड है होलो, ये आर्काइव जो वर्ड है वो सेंट के लिए पहले यूज होता था, सेंट। ये सारे के सारे इस तरीके के जो आर्काइक वर्ड्स हैं, इनको आर्काइक वर्ड्स बोलते हैं, जो भी ट्रेंड में नहीं हैं, वो इनकी पोइट्री में आपको खूब मिलेंगे, कैनिंग्स आपको खूब मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं। और दूसरा जो है एक आपको टर्जा राइमा। टर्जा राइमा कुछ ये टर्म्स हैं, पहले भी शायद टर्जा राइमा की बात की थी। ये 3 लाइन स्टैंजा है, 3 लाइन स्टैंजा, जो दांते ने इसको इजाद किया था, propound किया था। और इसका जो है ABA, BCB और CDC, ABA, CDC, और तीसरे नंबर पर जो रहता है वो होता है ये बीच में BCB, CDC, ये इसका राइम रहता है। इट इज नोन एज टर्जा राइम। और उसके बाद हम बात करते हैं स्प्रंग रिदम। यही क्वेश्चन कोई जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। जो स्प्रंग रिदम है, स्प्रंग रिदम इज एसोसिएटेड विद हॉपकिंस, नंबर 1 तो। उसके बाद स्प्रंग रिदम होता क्या है? जहां पर वन स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय मैनी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ये टोटली न्यू टेक्निक थी पोइट्री की, इसको यूज किया है काफ़ी अपनी पोइट्री में, एंड इट इज नोन एज स्प्रंग रिदम। इसको क्या बोला गया है? स्प्रंग रिदम। और एक और इनके साथ जुड़ी हुई है टर्म, दैट इज इनस्केप एंड इन स्ट्रेस। ये भी टर्म जो है किसके साथ है? एसोसिएशन है इसका हॉपकिंस के साथ। इट्स अ स्पेशल यूनिक डिजाइन। जो यूनिक डिजाइन के लिए जो है इनस्केप यूज करते हैं। देखिए जो ह्यूमन आइडेंटिटी है दैट इज यूनिक। हॉपकिंस कहते हैं जो ह्यूमन आइडेंटिटी है दैट इज यूनिक, और द मीनिंग ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी वो कहाँ पर मिलता है? दैट इज इनस्केप एंड इन स्ट्रेस। इस तरीके से उनकी पोइट्री में ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी पोइट्री की। तो इनकी पोइट्री की यदि बात करें तो हम बात करेंगे एक एक्सप्लोड, एक और जो है टर्म है, ये भी इनके साथ जुड़ी हुई है। तो अभी हम बात करते हैं द रैक ऑफ द रैक ऑफ द, ये बड़ा अजीब सा नाम है यहाँ पर, चाइल्ड, यही होगा, लैंड, LAND। ये द रैक ऑफ दिस लैंड दैट्स पब्लिश्ड इन 1875। ये वर्क किसका है? लेकिन हॉपकिंस से इनकी पोइट्री से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन नहीं आया। इनके टर्म से, चाहे वो एक्सप्लोड रहा हो, चाहे वो आपका स्प्रंग रिदम रहा हो, इनस्केप रहा हो, इन स्ट्रेस रहा हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। और एक इनका है स्टारलाइट नाइट, द स्टारलाइट नाइट, दैट्स ऑल्सो अ पोएम बाई G.M. हॉपकिंस, गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। गॉड्स ग्रैंडर,
गॉड्स ग्रैंडर, विंडहोवर, द विंडहोवर, और उसके बाद है द लैंटर्न आउट ऑफ द डोर्स, द लैंटर्न आउट ऑफ डोर्स। These are the important works by G.M. हॉपकिंस। तो ये थे हमारे जो है लेटर विक्टोरियंस और प्री रैफेलाइट सिम्बोलिज्म स्पेशली G.M. हॉपकिंस। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो एक तो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड या फिर G.M. हॉपकिंस, खासकर इनकी जो टर्म्स जिसकी हमने बात की। छोटा लेसन था लेकिन जो फर्स्ट आपके 3 पॉइंट्स थे वो इंपॉर्टेंट, और आगे आने वाले जो लेसन होंगे नॉवेल्स के ऊपर उससे तो 2 या 3 क्वेश्चन पक्का ही आएंगे। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस विक्टोरियन नॉवेल। थैंक यू।